आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद सुमन पर। आज हम लोग जो है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो हम लोग 3 वीडियो में देख चुके थे, इसमें जो है हम लोग 101 प्रश्न तक हल कर चुके हैं। इसमें क्या क्या देखेंगे हम लोग? काव्य का स्वरूप, लक्षण, गुण, दोष एवं शब्द शक्ति, प्रमुख सिद्धांत, ये सब को हम देखने वाले हैं। आज हम 102 नंबर प्रश्न से हल करेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़ के अपना जो है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन हो जाएगा। जो यदि नया पढ़ रहे हैं उसको जो है नए नए प्रश्न का जो है पढ़ने का और समझने का अच्छा सा अवसर मिलेगा। और इसमें जो है प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है और साधारण व्याख्या के साथ इसमें दिया गया है। आइए लेट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होय शब्द अर्थ वीरों कवित विबुध रहत सब कोय। काव्य की जो है यह परिभाषा इनमें से जो है किस आचार्य ने दिया था? चिंतामणि, कुलपति मिश्र, भिखारी दास या श्रीपति? तो इसका सही आंसर है चिंतामणि। चिंतामणि जो है सगुण अलंकार रहित, सगुण अलंकार रहित और क्या कहते हैं, दोष रहित जो होय शब्द अर्थ वीरो कवित विबुध कहत सब कोय। काव्य की जो है यह परिभाषा आचार्य चिंतामणि की है। आचार्य चिंतामणि ने जो है काव्य का उक्त लक्षण अपने ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु में दिया है। तो चिंतामणि की कौन सी रचना है? कवि कुल कल्पतरु, है ना, याद रखिएगा। अब देखिए कुलपति मिश्र का कथन क्या है? दोष रहित अरु गुण सहित, दोष रहित अरु गुण सहित कछुक अल्प अलंकार शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। ये किसका है? कुलपति मिश्र का। कुलपति मिश्र जो है दोष रहित अरु गुण सहित, दोष रहित, दोष नहीं रहना चाहिए, गुण सहित, गुण रहना चाहिए। कछु अल्प अलंकार, कछुक अल्प अलंकार शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। ये कुलपति मिश्र का कथन है। अब भिखारी दास का कथन देखिएगा। रस कविता को अंग, है ना, रस कविता को अंग, भूषण है भूषण शकल, गुण स्वरूप और रंग, दूषण करे कुरूपात, है ना। ये भिखारी दास का कथन है। क्या कहते हैं? रस कविता को अंग, भूषण है भूषण शकल, गुण स्वरूप और रंग, दूषण करे करूपात। श्रीपति का जो है कथन है, यद्यपि दोष बिनु गुण सहित, यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सो लीन, कविता बनीता छवि नहीं, रस बिनी तदिपि परवीन। तो फिर से एक बार देखिएगा। श्रीपति का कथन है, यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सो लीन, कविता बनीता छवि नहीं, रस बिन तदपि परवीन। अगला प्रश्न है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। मुख्यार्थ बोधे तथोगे रूढ़ितोर्थ परियोजनार्थ अन्योक्तार्थो लक्षणाय यतला लक्षणारोपिता क्रिया। यह कथन किस आचार्य का है? कुंतक, आनंदवर्धन या विश्वनाथ या मम्मट? ये सही आंसर है, मम्मट का है। तो मुख्यार्थ बोधे, तो क्या है? मुख्यार्थ का बोध कौन करवाता है? आनंद मेरे मम्मट करवाता है। कौन करवाता है?
मम्मट क्या है, मुख्यार्थ बोधे तदोगे रूढ़ि तोरथ परियोजनात् अन्योक्त्यार्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया। ये किसका है, मम्मट का है। जहाँ जो है मुख्यार्थ के जो है प्रयुक्त शब्द के अर्थ के साथ अन्वयति में व्यवधान हो, वहाँ रूढ़िगत अर्थात विशेष प्रयोजन की प्रतिपादन के रूप में मुख्यार्थ से संबंध किसी अन्य अर्थ, मुख्यार्थ से संबंधित किसी अन्य अर्थ की जो है प्रतीत हो तो उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। तो मुख्यार्थ जब जो है मुख्यार्थ में बाधा हो जाती है, उससे जो है मुख्यार्थ, जैसे हम कोई शब्द कह रहे हैं, कोई एक पंक्ति कह रहे हैं, राम आम खा रहा है, तो पता चल रहा है वो आम खा रहा है ना। तो उसके ऐसा वाक्य कहिए जो मुख्यार्थ डायरेक्ट आपको पता ना चले। अब जो है सड़क पर सांप है, ये तो संभव है, सड़क पर सांप है, ऐसा कुछ कह देंगे कि वो संभव नहीं है। वो जो है वो उसका अर्थ निकाल के उसको से पता चलता है, तो वो क्या हो जाता है, लक्ष्यार्थ होता है, मुख्यार्थ का बोध नहीं होता है। जैसे जो है जैसे अरे आवाज क्यों रुकी। हाँ, देखिए लक्षणार्थ कहते हैं शब्द की वह शक्ति जिसमें रूढ़ि अथवा परियोजनावत शब्द का जो मुख्यार्थ बाधित हो जाता है, मतलब मुंह से जो बोलते डायरेक्ट वो ना अर्थ निकलता है, मुख्यार्थ बाधित हो जाता हो, किंतु उसी से जो है संबंधित अन्य अर्थ प्रकाशित होता है, तो लक्षणा कहलाता है। तो अन्य अर्थ निकल जाता है, उसको क्या कहते हैं, लक्षणा कहते हैं। और कुंतक के अविधावादी आचार्य हैं। तो कौन अविधावादी आचार्य हैं, तो कुंतक अविधावादी आचार्य हैं। इनकी जो है एकमात्र रचना वक्रोक्ति जीवितम जो अधूरी ही उपलब्ध है, मतलब जो है पूरा उपलब्ध नहीं है। वक्रोक्ति जीवितम किसका है, कुंतक का है। ये जो अविधावादी आचार्य हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है अविधावादी आचार्य कौन है, तो कुंतक हैं। और इनकी एकमात्र रचना है, तो याद रखिए कुंतक की एकमात्र रचना है वक्रोक्ति जीवितम, जो अधूरा है, उपलब्ध है, अधूरी ही उपलब्ध है। आनंदवर्धन तो जानते ही हैं, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक के आचार्य थे। इसकी जो है कीर्ति जो है ध्वनि आलोक के प्रसिद्ध है। ध्वनि आलोक किसका है, आनंदवर्धन का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। इसमें सभी नाटक संधियां होती है, इसमें जो है सभी नाटक और संधियां होती है। इसमें सभी रस जो है प्रधान रस के रूप में होते हैं। सभी रस जो है किस रूप में होते हैं, प्रधान रस के रूप में होते हैं। किसमें, महाकाव्य के लक्षणों के विशेष एक असत्य कथन है, ये इसमें से गलत वाला चुनना है आपको। तीसरा है, यह सर्गों की विभक्त होता है। इसके जो है आरंभ में जो है देवादि को जो है नमस्कार आशीर्वाद का जो है वस्तु निर्देश होता है। तो इसका सही आंसर है बी नंबर। तो इसमें जो है सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। यह जो है कथन ने महाकाव्य के लक्षणों के विषय में असत्य है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार इसमें सर्गों का जो है निबंधन हो, न श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस प्रधान अंगी हो तथा अन्य सभी रस जो है अंगी रूप सहायक के पूरक हो। और सब जो है क्या हो, अंगी रूप हो और सहायक और पूरक हो। इसमें जो है सब नाटक संधियां हो, सब नाटक संधियां हो। आरंभ में नमस्कार, आरंभ में क्या होगा, नमस्कार, आशीर्वाद या
वस्तु निर्देशन। आरंभ में क्या क्या होगा? नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। तथा चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। क्या क्या है? चतुर्वर्ग 4 वर्ग में दिया गया है। धर्म, उसके बाद अर्थ, काम, मोक्ष में से एक परिणाम में होता है। यह महाकाव्य कहलाता है। यह क्या कहलाता है? महाकाव्य कहलाता है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है 105 नंबर। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में जो है कौन सा काव्य दोष है? न्यून पद, पूर्ण रुक्ति मतलब दोबारा हो गया है ना, या क्लिष्टत्व या अकर्मत्व। तो इसमें जो है ना पुनरुक्ति है। क्या है? दोहराने वाला। देखिए जैसे जानत, जानत 2 बार आ गया है ना, तो इसलिए सबको जानत तुम्हें सारे जगत, तुम्हें सारे जगत जहान। तो दिए गए वाक्य में जो है पुनरुक्ति वाक्य दोष है। पुनरुक्ति दोष से अर्थ दोष के अंतर्गत आता है। यहाँ जो है अर्थ की जो है पुनरुक्ति हो, अर्थात जो है एक ही बात को 2 बार अलग अलग ये शब्दों में जो है माध्यम से कहा जाता है। पुनरुक्ति अर्थ एवं दोष से होता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस के जो है अपकृष्ट दोष से कहलाते हैं। रस के क्या कहलाते हैं? अपकृष्ट दोष कहलाते हैं। आचार्य ने जो है काव्य दोष के प्रकार अपने अपने मतानुसार अलग अलग बताए हैं। उदाहरण के लिए भरत मुनि ने जो है 10, भरत मुनि ने जो है काव्य के कितने दोष बताए हैं? 10। लेकिन आचार्य जो है वामन ने जो है 20 बताए हैं। मम्मट ने 3 बताए हैं। वहीं तो आचार्य विश्वनाथ ने जो है 70 बताए हैं। विश्वनाथ कितना बताते हैं? 70 बताते हैं काव्य दोष से बताए हैं। सामान्यतः जो है दोष 3 प्रकार के होते हैं: शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। समानतः दोष 3 प्रकार के होते हैं: शब्द, अर्थ और रस दोष। लेकिन जो है भरत मुनि के अनुसार पूछ लिया जाए तो दोष कितने हैं? तो 10। लेकिन वामन के अनुसार दोष यदि पूछा जाए तो 20, मम्मट 3 और जो है आचार्य विश्वनाथ बोलते हैं 70 काव्य दोष हैं। सबसे ज़्यादा बताते हैं विश्वनाथ, है ना। आइए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। किस शब्द शक्ति की जो है प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है थी? सबसे पहले किसका जो है, किस शब्द शक्ति का जो है प्रतीति सबसे पहले हुआ करती थी? व्यंजना, अभिधा, लक्षणा, है ना, रूढ़ि, लक्षणा या लक्षणा। तो सबसे पहले जो है अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। अभिधा में जो है डायरेक्ट आप जो कहेंगे वो समझ में आ जाएगा। व्यंजना में जो है आप घुमा के कहेंगे, और जो है लक्षणा में जो है एक शब्द कहेंगे। जैसे 4:30 बज गया है, तो 4:30 बजे का किसान का होगा कि जो है खेत से हमको घर जाना है। और जो है जो व्यापारी होगा तो उसको जो है मार्केट जाना है तो मार्केट जाएंगे। बच्चे को जो स्कूल से घर जाना है, तो सब अलग अलग है। सूर्यास्त हो जाएगा, 4:30 बजे का सेंस सबका अलग अलग हो जाएगा। ये लक्षणा शब्द शक्ति है। अभिधा, व्यंजना। व्यंजना में जो है एक ही अर्थ आता है, मतलब जो है वो डायरेक्ट हम कहते हैं कि राम घर जाता है तो पता चलता है। और जो है इसका जो है अलग से जो है अर्थ आता है तो वो व्यंजना शब्द शक्ति होता है। उसको समझने के लिए जो हमें उसे अर्थ निकालना पड़ता है। आइए देखते हैं इसमें। इसका सी आंसर है काव्य शास्त्र में जो है शब्द की जो है अर्थबोधक के शक्ति अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना 3 मानी जाती है। अभिधा शब्द शक्ति की जो है प्रतीत सबसे पहले हुई थी। नीचे दिए गए वाक्य में जो है कौन सी शब्द शक्ति है? सूर्य अस्त हो गया, मतलब सूर्यास्त हो गया। सबका जो अलग अलग मीनिंग आ गया। वही प्रश्न हम बताए थे, है ना। अभिधा तो होगा नहीं, डायरेक्ट उसमें अर्थ। लक्षणा भी होगा नहीं, प्रयोजनवती लक्षणा भी नहीं होगा, दोनों प्रयोजनवती लक्षणा है। तो होगा क्या? व्यंजना। तो आप देखिए सूर्य अस्त हो चुकी है, वाक्य में जो है व्यंजना शब्द शक्ति है। सूर्य अस्त हो गया है। इस वाक्य के जो है
सुनने के उपरांत प्रत्येक व्यक्ति के भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करता है। देखिए भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करता है। अभिधा लक्षणा के असमर्थ हो जाते, अभिधा और लक्षणा क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति का जो है के माध्यम से जो है शब्द का अर्थ बोध हो उसे जो है व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शब्द पर आधारित व्यंजना को शाब्दी व्यंजना शक्ति कहते हैं, अर्थ पर आधारित व्यंजना को आर्थी व्यंजना शक्ति कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा, रूढ़ि लक्षणा, अभिधा, व्यंजना। तो मैं तोड़ती पत्थर देखा मैं इलाहाबाद के पथ पर, तो ये पथ पर जो है तोड़ती पत्थर तो ना देख सकते हैं, तो अभिधा तो होगा नहीं। इसमें क्या होगा, व्यंजना भी होगा नहीं, अलग अर्थ अनेक अर्थ होगा नहीं, अभिधा होगा। ये डायरेक्ट जो है क्या कहता है, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, तो ये इसमें सॉरी हम कह रहे थे अभिधा ना होगा, अभिधा ही होगा। डायरेक्ट देख रहे हैं कहाँ, इलाहाबाद के पथ पर, इसमें कोई जो है छिपा नहीं है, मुख्यार्थ का बोध नहीं हो रहा है ना। वह तोड़ती पत्थर ये देखा मैंने इलाहाबाद के पंचमी में जो है अभिधा शब्द शक्ति है। साक्षात सांकेतिक के अर्थ मुख्यार्थ और वाच्यार्थ को प्रकट करता है, जो बोल रहे हैं वही दिख भी रहा है ना, तो प्रकट करता है वाली शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। मुख्यार्थ और वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं, अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। प्रथमा या अग्रिमा शक्ति भी कहते हैं, प्रथमा और अग्रिमा शब्द शक्ति भी कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति को। ये पूछा जा सकता है। अभिधा शब्द शक्ति तीन भेद होते हैं, रूढ़ी जो है अभिधा शब्द शक्ति, यौगिक अभिधा शब्द शक्ति और योग रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, तीन प्रकार का अभिधा शब्द शक्ति हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? आचार्य मम्मट, अभिनव गुप्त, भट्ट लोलट या भरत मुनि? तो इसका सही आंसर है जो भरत मुनि। भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र के जो है रचयिता भरत मुनि हैं। आचार्य भरत के जो है नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को क्या कहते हैं? पंचम वेद भी कहा जाता है। और संस्कृत काव्य शास्त्र के जो है प्रथम आचार्य भरत मुनि हैं। इसका जो है प्रमुख, इसका समय जो है द्वितीय शताब्दी माना जाता है। भरत मुनि का समय कब माना जाता है? द्वितीय शताब्दी माना जाता है। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? अभिनव गुप्त, भट्टनायक, भट्ट लोलट या जो है भरत मुनि? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो भट्ट लोलट। कमेंट करते रहिएगा तो आपको जो है याद भी बना रहेगा, और कमेंट करके ये तो ज़रूर लिखिएगा आप लोग कि कैसा लग रहा है हमारा सेशन। बिल्कुल। चलिए आइए, आचार्य भरत मुनि के जो है रस सूत्र विभावनानुभाव व्यभिचारी, देखिए क्या कहते हैं भरत मुनि, क्या कहते हैं? सूत्र वो लिखे हैं, इसको याद रखना जरूरी है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रंद स निष्पत्ति में आए संयोग एवं निष्पत्ति की व्याख्या उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत से करने वाले आचार्य भट्ट लोलट हैं। ये रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार हैं। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन है? भरत मुनि है ना। भट्ट लोलट जो है ना, ये जो है रस सूत्र के जो है प्रथम व्याख्याकार हैं। इसके जो है दार्शनिक के आधार मीमांसा दर्शन है। भट्ट लोलट का क्या है? मीमांसा दर्शन। निम्नलिखित में से जो है काव्य महाकाव्य के संबंध में किस दिए गए कथनों में से जो है असत्य कथन, गलत वाला कथन की पहचान कीजिए। महाकाव्य में जो है श्रृंगार, वीर और शांत
में से कोई एक रस प्रधान रूप से होना चाहिए। देखिए 4 रस हैं, कौन कौन? श्रृंगार, वीर, शांत और 3 रस है ना। ये जो है महाकाव्य में जो है ना, श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस प्रधान रूप से होना चाहिए, ये कथन सही है या कौन सा कथन ये गलत है? या दूसरा देखिए, संपूर्ण महाकाव्य में यदि आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए, एक ही छंद का पूरा जो है महाकाव्य में प्रयोग होना चाहिए, या महाकाव्य का जो है नायक धीरोदात्त और कुलीन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? धीरोदात्त या कुलीन होना चाहिए। या महाकाव्य की जो है कथा 8 सर्गों में व्यवस्थित होनी चाहिए। इसका सही आंसर है, मतलब इसका गलत वाला आंसर चुनना था तो गलत वाला है। संपूर्ण महाकाव्य जो है शुरू से अंत तक एक ही छंद में होना चाहिए, ऐसे ही लग रहा है, गलत लग रहा है। चलिए देख लीजिए सही वाला कथन एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत रस में से कोई एक रस प्रधान रूप से होना चाहिए। ये 3 रस दिया गया है, कौन कौन? श्रृंगार, वीर और शांत, ये तीनों में से कोई एक रस होना चाहिए। संपूर्ण महाकाव्य में यदि आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए, शुरू से अंत तक जो एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए, ये जो है गलत है। दूसरा तीसरा देखिए सही वाला, दूसरा वाला सही देखिए, महाकाव्य का जो है नायक धीरोदात्त और कुलीन होना चाहिए। महाकाव्य का नायक जो है ना धीरोदात्त या कुलीन होना चाहिए। महाकाव्य चौथा ऑप्शन है जो सही वाला है। महाकाव्य की जो है कथा 8 सर्गों में व्यवस्थित होनी चाहिए। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कुंतक और वक्रोक्ति के जो है कितने भेद व उपभेद माने हैं, है ना। वक्रोक्ति के जो है कितने भेद और उपभेद माने हैं? 41 भेद, 6 उपभेद, 9 भेद, 20 उपभेद, 7 भेद और 14 उपभेद, 6 भेद और 41 उपभेद। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 भेद और 41 उपभेद माने हैं। कौन? कुंतक ने वक्रोक्ति के जो है 6 भेद और 41 उपभेद माने हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कुंतक। तो इसको कहना 6 भेद माने हैं वक्रोक्ति का, है ना। वक्रोक्ति कुंतक 6 भेद और 41 उपभेद माने हैं। इनका समय जो है 8-10वीं शताब्दी का जो है उत्तरार्ध माना जाता है। कुंतक का समय 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध माना स्वीकार किया गया है। इन्होंने अपने ग्रंथ में जो है वक्रोक्ति जीवितम में जो है वक्रोक्ति को जो है काव्य की आत्मा कहा है। वक्रोक्ति के जो है 6 प्रमुख भेद तथा 41 उपभेद हैं। 6 प्रमुख भेद हैं और 41 क्या हैं? उपभेद हैं। और जो है 6 भेद निम्न प्रकार से है। वर्ण विन्यास वक्रोक्ता, पद पूर्वार्ध वक्रोक्ता, पद पराधर्व वक्रोक्ता, वाक्य वक्रोक्ता, प्रकरण वक्रोक्ता, प्रबंध वक्रोक्ता। देखिए क्या क्या है? वर्ण विन्यास वक्रोक्ता, पद पूर्वार्ध वक्रोक्ता, पद पराधर्व वक्रोक्ता, है ना, वाक्य वक्रोक्ता, प्रकरण वक्रोक्ता और प्रधान वक्रोक्ता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उक्त इसमें से अभिव्यक्त की गई है। जयशंकर प्रसाद, भट्टेंदु हरिश्चंद्र या जो है मैथिली शरण गुप्त या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये आप लोग को पता ही है, मैथिली शरण गुप्त का है। मैथिली शरण गुप्त केवल कहते हैं केवल मनोरंजन ना कवि का जो है कर्म होना चाहिए। यह उक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त की है। गुप्त जी द्विवेदी युग के जो है प्रसिद्ध कवि हैं। भारत भारती के रचना इन्होंने 1912 ईस्वी में किया था। भारत भारती की रचना 1912 ईस्वी में की थी। इस रचना
के जो है प्रकाशित होने पर जो है महात्मा गांधी ने इसे राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। भारत भारती की जो है रचना 1912 में किए और इसको जो है कौन सी उपाधि मिल गई? राष्ट्र कवि की उपाधि मिल गई। किसको? आंसर दीजिए, किसको? मैथिली शरण गुप्त को। किसको मिली थी? जल्दी बताइए। अरे कहाँ चले गए? हाँ, मैथिली शरण गुप्त को सही बता रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, जिस रचना में वाचक के विशेष और वाच्य विशेष से अपने अभिधेय अर्थ को गौण बनाकर काव्यार्थ व्यंग्यार्थ व्यक्त करते हैं, वह ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के संबंध में यह वाक्य किसका है? दंडी, आनंदवर्धन, मम्मट या विश्वनाथ? तो ये सही कथन है आनंदवर्धन का। भारतीय काव्य शास्त्र में जो है ध्वनि संप्रदाय के जो है प्रवर्तक आनंदवर्धन है। ध्वनि के जो है संबंध में जो है उपर्युक्त कथन जो है आनंदवर्धन का है। ध्वनिया लोक के नामक के ग्रंथ के रचयिता आनंदवर्धन ने की थी। आनंदवर्धन ने जो है ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। तो यदि पूछा जाए ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना है? आनंदवर्धन ने माना है। अगला प्रश्न है, शब्द की जो है जिस शक्ति के कारण जो है किसी शब्द का जो है साधारण या तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे रूढ़ शब्द शक्ति कहते हैं, या लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं, या अभिधा शब्द शक्ति, या व्यंजना शब्द शक्ति। एक बार फिर से प्रश्न देखिएगा। शब्द के जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का जो है साधारण या प्रचलित या मुख्य अर्थ है ना समझा जाता है। जो प्रचलित अर्थ है, मुख्य अर्थ है ना, या साधारण अर्थ को समझा जाता है, उसे क्या कहते हैं? रूढ़ी शब्द शक्ति, लक्षणा, अभिधा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। देखिए कितने बार पूछा DTSSB में, 4 बार तो DTSSB में, 1 बार नेट में पूछा है 2019 में। तो इसका जो है आप लोग जानते हैं कि जो डायरेक्ट हो जाता है ना उसे क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तो ये 3 शब्द को आपको याद रखना है, साधारण या प्रचलित या मुख्यार्थ है ना को समझ जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? अभिधा शब्द शक्ति कहेंगे। इसमें जो है अभिधा, लक्षणा तथा जो है व्यंजना शब्द शक्ति की जो है कारण ने किसी शब्द का जो है साधारण तथा जो है प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर है 116, जहाँ ना वाच्यार्थ काम करे और ना लक्ष्यार्थ, अर्थात जहाँ शब्द का ना तो लोक प्रसिद्धि अर्थात काम करे और ना ही तत्व संबंधित जो है विशेष अर्थ, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? जहाँ तो वाच्यार्थ काम ना करे है ना, और ना ही लक्ष्यार्थ काम करे। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों हट गया, अभिधा लक्षणा खत्म हो गया, व्यंजना हो जाएगा। देखिएगा वहाँ पर जो है दोनों हट जा रहा है, क्योंकि लक्ष्यार्थ भी हट रहा है और वाच्यार्थ काम ना करे, तो वहाँ पर जो है ना ही लोक प्रसिद्धि अर्थ काम करे। लोक प्रसिद्ध कोई अर्थ है, उसका अर्थ नया अर्थ निकल रहा है, वो भी ना काम करे। ना ही तत्व संबंधित विशेष अर्थ ज्ञान करे, कोई तर्क का जो है विशेष अर्थ भी न ज्ञात होता है, वहाँ कौन सा शब्द शक्ति होता है? तो वहाँ पर देखिए बताइएगा आप लोग, अभिधा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यंजना शब्द शक्ति है ना। अभिधा, लक्षणा, लास्ट में क्या हो जाएगा? व्यंजना। तो व्यंजना शब्द शक्ति, ये सब देखिए 4 चीज़ तो याद ही रखना, जहाँ ना तो व्यंजनार्थ काम करे और ना ही लक्ष्यार्थ काम करे, जहाँ शब्द का ना ही तो लोक प्रसिद्धि का अर्थ काम करे, ना ही जो है तत्व संबंधित विशेष अर्थ, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। प्रक्रिया या पद्धति के आधार पर जो है शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा से जो है मुख्यार्थ का बोध होता है और लक्षणा से जो है मुख्यार्थ से जो है
संबंधित लक्ष्यार्थ का बोध होता है। व्यंजना से ना तो मुख्यार्थ का बोध होता है और ना ही लक्ष्यार्थ का होता है, बल्कि दोनों के भिन्न अर्थ व्यंग्यार्थ का बोध हो जाता है। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का ना होकर व्यंग्यार्थ का बोध हो जाता है। किससे? लक्षणा का भी का, बल्कि जो है ये क्या है, इसका बोध हो जाता है, व्यंजनार्थ का बोध हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? व्यंजना शब्दशक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्दशक्ति अभिधा व लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर, मतलब जो है अभिधा डायरेक्ट अर्थ भी ना आ रहा है, कोई जो है फेमस वाला भी अर्थ से पता ना चलता है, तो जो है वहाँ पे जो है क्या हो, असमर्थ हो जाता है अभिधा और लक्षणा। तो तब जो है जिस शब्दशक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध होता है उसे जो है व्यंजना शब्दशक्ति कहते हैं। जब अभिधा और लक्षणा अर्थ व्यक्त करने के जो है असमर्थ हो जाते हैं तो उसे व्यंजना शब्दशक्ति कहते हैं। पीछे दिए गए जो है व्यंग्यार्थ का बोध कराती है, तो व्यंग्यार्थ को ही ध्वन्यार्थ, सूच्यार्थ और प्रतिचमानार्थ आदि भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, व्यंजनार्थ को क्या क्या कहा जाता है? ध्वन्यार्थ अभिधा लक्षणा व्यंजना लास्ट वाला का, उसको क्या है? ध्वन्यार्थ, सूच्यार्थ और प्रतिचमानार्थ आदि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने जो है दृष्ट, प्रति और जो है अदृश्य प्रति और कृति को जो है काव्य प्रयोजन माना है? कुंतक, दंडी और वामन या रुद्रट? तो इसका सही आंसर है, कौन माना है? तो इसका सही आंसर है वामन ने। आचार्य वामन ने जो है दृष्टि, जिसको कहते हैं प्रीति, और दृष्ट और जो अदृष्ट, इसको कहते हैं कृति, को जो है काव्य प्रयोजन माना है। जबकि आचार्य कुंतक ने जो है चतुर्वर्गीय फल प्राप्ति, अर्थात जो है व्यवहार्य ज्ञान तथा जो है परम आह्लाद को आचार्य दंडी ने जो है ज्ञान एवं यश प्राप्ति को, और रुद्रट ने जो है धर्म को, कीर्ति को और अनर्थोपसय अर्थात जो है एवं सुख प्राप्ति को जो है काव्य प्रयोजन माना है। कौन? रुद्रट ने जो है धर्म, कीर्ति, अनर्थोपसय अर्थात अर्थ एवं सुख प्राप्ति को जो है काव्य का जो है प्रयोजन माना है रुद्रट। काव्य प्रयोजन का जो है तात्पर्य है काव्य रचना का जो है उद्देश्य। सुम्मिलित कीजिए। अगला प्रश्न है, कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। तो दुष्कर्म मत्व दोष। दूसरा है लपटी पुरुष पुष्प पराग रज शनि स्वेद मकरंद। ये जो है इसका दूसरा है अकर्मत्व दोष। तीसरा है विश्व में मिलते नहीं हैं वीर भीम समान के। तो इसका तीसरा है अधिपत्य दोष। नृप मोह को है दीजिए अर्थात मत गजेंद्र को। तो न्यून पद दोष है। तो इसका सही सुम्मिलित भी देख लीजिए कौन सा है। कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। कृपा दृष्टि हो तो सब काम बन जाए, इसमें जो है न्यून पद दोष है। लपटी पुष्प पराग रज शनि स्वेद मकरंद। लपटी पुष्प पराग रज शनि स्वेद मकरंद, ये जो है अधिक पद पुष्प दोष है। विश्व में मिलते नहीं हैं वीर भीम समान के। तो ये अकर्मत्व दोष है। कैसा दोष है? अकर्मत्व दोष है। नृप मोह को है दीजिए अथवा
मत गजेंद्र। तो ये जो है दृष्टि कर्म मत्व दोष है। न्यून पदात्मक दोष से जिस काव्य रचना में जो है किसी शब्द या पद की जो है कमी रह जाए या शब्द को जो है बाहर से जोड़ने की जो है आवश्यकता पड़े तो वहाँ पे जो है न्यून पद दोष होता है। एक मिनट, वहाँ पे कौन सा दोष होता है? अलग से जोड़ना पड़े तो वो हो गया न्यून पद दोष, उसमें कमी है तो इसलिए। अधिक पद दोष, जहाँ जो है काव्य की आवश्यकता से अधिक के पदों की जो है प्रयोग किया जाता है वहाँ अधिक पद दोष हो जाता है। और जो है अकर्मत्व दोष है, जहाँ व्याकरण की दृष्टि से पदों का क्रम में सही नहीं हो वहाँ अकर्मत्व दोष से होता है। और है दुष्य कर्मत्व दोष से, जहाँ शास्त्र अथवा लोक के मान्यता के अनुसार दो का कर्म नहीं हो वहाँ दुष्कर्म काव्य दोष से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है माधुर्य गुण का जो है उदाहरण नहीं है। लाली बन सरल कपोलों की आँखों में अंजन सी लगती, अकुचित अलकों सी घूंघराली, मन को मरोड़ बन कर जगती। तीसरा, अब दूसरा देखिए, कंकन किंकिन निपुण धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तीसरा है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी प्रात को हाथ छुयो, नाही नयनन के जल सो पग धोए। मतलब जो है पानी से जो है ना धो के जो है ना आँख की आंसू से ही जो है कृष्ण का जो है क्या किए, कृष्ण जो है सुदामा का पैर धो देते हैं, इस तरह का अर्थ है। नील सरोरुह श्याम्य तरुण, अरुण बाड़िज नयन, करहूँ सोमो उरे धाम, सदा क्षीर सागर शयन। तो इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा तीसरा, है ना। तीसरा क्या कहते हैं, इसमें क्वेश्चन में ही देख लीजिए पहले क्वेश्चन क्या है। इसमें निम्नलिखित में माधुर्य गुण कौन सा नहीं है? तो ये जो है ना माधुर्य गुण नहीं है, बाद बाकी माधुर्य गुण वाला पंक्ति है। माधुर्य गुण वाला पंक्ति जो है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। माधुर्य गुण वाला, लाली बन सरल कपोलों की आँखों की अंजन से लगती, कुचित अलकों सी घुघराली, मन की जो है मरोरर बन कर जगती। ये जो है इसमें माधुर्य गुण है। फिर देखिए, कंकन किंकिन निपुण धुनी सुनी, कहते लखन सन राम हृदय मुनि, इसमें माधुर्य है। और जो है इसमें देखिए चौथा वाला में, नील सरोरुह श्याम तरुण, अरुण बड़िज नयन, करहूँ सोमो उर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। तो इसमें भी माधुर्य गुण है। अब इसमें देखिए कौन सा गुण है। माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है कौन? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा कड़ी के करुणा निधि रोए। माधुर्य गुण जो है किसे कहते हैं? माधुर्य गुण शब्द का अर्थ है माधुर्यता। इस प्रकार के जिस गुण के कारण जो है रचना के जो है माधुर्यता उत्पन्न होती है उसमें माधुर्य गुण कहते हैं। इसके जो है ट वर्ग के जो है लंबे सामासिक पदों का जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। माधुर्य गुण जो है वैदर्भी रीति से संबंधित है। माधुर्य गुण कौन सी रीति से संबंधित है? वैदर्भी रीति से संबंधित है। चित दर्वी भावमयो उल्लाहदो, माधुर्य मुच्छते। आचार्य विश्वनाथ की पंक्ति है। चित दर्वी भावमयो लाहदो, माधुर्य मुच्छते।
ये जो है आचार्य विश्वनाथ की पंक्ति है। 120 नंबर प्रश्न देखिएगा। भट्ट तोते के अनुसार काव्य हेतु जो है प्रतिभा की व्याख्याता हैं। कौन है? प्रज्ञा, नवोन्मेषिनी, प्रतिभामता। क्या है? जो है भट्ट तोते के अनुसार जो है काव्य हेतु जो है प्रतिभा का जो है व्याख्या है प्रज्ञा, वनमेषालिनी, प्रतिभा नवोन्मेषालिनी, प्रतिभा नवनवोल्लेखशालिनी, प्रज्ञा अपूर्ण वस्तु निर्माण, क्षमा प्रज्ञा, क्षण स्वरूप स्पर्शोत्था, प्रज्ञेव प्रतिभा कवे। तो इसका पहला आंसर है काव्य हेतु जो है प्रतिभा की व्याख्या निम्न है। प्रज्ञा नवोन्मेषालिनी, प्रतिभा मता, ये भट्टतोत का है। अपूर्व वस्तु निर्माण, क्षमा प्रज्ञा, ये जो है अभिनव गुप्त का है। क्षण स्वरूप स्वस्थार्थः, प्रज्ञेन प्रतिभा कवे है, ये महिम भट्ट का है। भट्टतोत ने जो है नए नए भावों के जो है उनमें से जो है युक्त जो है क्या बनाए हैं? भट्टतोत ने नए नए जो है भावों को जो है उनमें से के युक्त से प्रज्ञा के जो है प्रतिभा कहा है भारतीय जो है काव्य शास्त्र में जो है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, कहाँ पर रहे थे? हाँ, आचार्य और जो है काव्य प्रयोजन का जो है सुमेलन नहीं है। कौन सा जो है आचार्य है और जो है काव्य प्रयोजन जो दिए थे उसका सुमेलन नहीं है। तो सहद्रियो की प्रियता, धनार्जन, दंडी, रस की निष्पत्ति, चतुर्वर्गे फल की प्राप्ति, आनंदवर्धन, लोक व्यवहार का ज्ञान, लोकोत्तर्य, आनंद लाभ, ये कुंतक, कीर्ति व प्रीति, विश्वनाथ। तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। कीर्ति और प्रीति विश्वनाथ काव्य प्रयोजन एवं जो है आचार्य का जो है गलत सुमलित है। सही सुमलित है इस प्रकार भोज का जो है कीर्ति व प्रीति, विश्वनाथ का है धर्म अर्थ काम मोक्ष, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, दंडी का है सहदियो की प्रियता, धनार्जन, आनंदवर्धन का है रस की निष्पत्ति, चतुर्थ वर्ग फल की प्राप्ति, कुंतक कहते हैं लोक व्यवहार का जो है ज्ञान, लोकोत्तर्य, आनंद लाभ। अगला प्रश्न है, निम्न में से जो है कौन सा जो है काव्य हेतु नहीं है? व्युत्पत्ति या अभियास्य या प्रेरणा या समाधि। तो इसका सही है, तो इसका प्रेरणा जो है ना काव्य हेतु नहीं है। प्रेरणा काव्य हेतु नहीं है। काव्य हेतु का जो है अर्थ है काव्य की व्युत्पत्ति। काव्य की क्या है? व्युत्पत्ति है। काव्य हेतु का अर्थ है काव्य की व्युत्पत्ति। काव्य की उत्पत्ति का कारण ने जो है बाबू गुलाब राय के शब्दों में कहते हैं, बाबू गुलाब राय के शब्दों में क्या कहते हैं कि हेतु का अभिप्राय उस साधनों से है जो कवि की जो है काव्य रचना में सहायक के होती हैं। काव्य हेतु के प्रमुख 3 भेद हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास।
कब प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इसमें प्रतिभा सर्व प्रमुख काव्य हेतु है, जिसे कवित्व का बीज माना गया है। इसे क्या माना गया? कवित्व का बीज माना गया है। राजशेखर ने जो है काव्य मीमांसा के अंतर्गत जो है काव्य के जो है 4 हेतुओं की जो है चर्चा की है। तो राजशेखर ने जो है काव्य मीमांसा में जो है के अंतर्गत काव्य के जो है 4 हेतुओं की चर्चा की है: प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि। क्या क्या है? प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि। राजशेखर ने जो है प्रतिभा के 2 भेद किए हैं। प्रतिभा के 2 भेद कौन किए हैं? राजशेखर ने किए हैं। कार्यत्री प्रतिभा, गायत्री प्रतिभा, भावेत्री प्रतिभा। 2 प्रकार के हैं। राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद बताए हैं: गायत्री प्रतिभा और भावेत्री प्रतिभा। अगला प्रश्न है आचार्य जयदेव। आचार्य जयदेव ने जो है अंगीकरोति या यह काव्यम में कहकर जो है किस आचार्य के जो है काव्य लक्षण को जो है चुनौती दी है? क्षेमेंद्र, मम्मट, भामह, अप्पय दीक्षित। सही आंसर है क्षेमेंद्र, मम्मट, भामह, अप्पय दीक्षित। तो मम्मट, आचार्य जयदेव ने जो है अंग करोति यह काव्यम कहकर जो है आचार्य मम्मट के जो है काव्य लक्षण के चुनौती दी है। आचार्य मम्मट द्वारा दी गई जो है काव्य परिभाषा इस प्रकार है: तदो दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः काव्यपि। ऐसा शब्द जो दोष रहित एवं गुण युक्त हो, कभी कभी अलंकृत होने पर भी काव्य कहलाता है। तो कभी कभी कैसा क्या कहते हैं? आचार्य मम्मट के अनुसार जो है परिभाषा है ऐसा शब्द जो शब्द रहित हो, मतलब दोष रहित हो, शब्द तो हो लेकिन दोष रहित हो, एवं गुण युक्त हो, दोष नहीं हो गुण हो। और कभी कभी जो अलंकृत होने पर, मतलब जब अलंकृत हो तो काव्य कहलाता हो। तो क्या कहलाता हो? काव्य कहलाता हो। इस परिभाषा में मम्मट ने शब्दार्थों के 3 विशेषण दिए हैं। तो शब्दार्थों के 3 विशेषण हैं: अदोषो, सगुणो और अलंकृतो पुनः काव्यपि। जिस प्रकार जिस पर जो है परवर्ती आचार्य जयदेव, विश्वनाथ एवं जगन्नाथ ने जो है आपत्ति की है। मम्मट ने जो है कहीं कहीं जो है अलंकार विहीन काव्य को भी काव्य की जो है संज्ञा दी है। इस पर जो है सबसे पहला प्रयास जो है जयदेव ने किया है और कहा कि ऐसा कहना उतना ही साहस्य पद, मतलब साहस करने वाला ताकत पद है जितना अग्नि को जो है उष्णता से विहीन करना। मतलब ऐसा कहना इतना ही हास्य पद है जितना जो है अग्नि को जो है उष्णता से जो है विहीन करना। जब उष्मा ही न देगा तो वो अग्नि कैसा है? तो आचार्य भामह ने जो है शब्दार्थों सहित काव्यम में कहकर जो है कविता की परिभाषा दी। तो यदि पूछा जाए तो किसने, भामह ने जो है कविता की परिभाषा कैसे दी है? तो वो कहते हैं कि शब्दार्थों सहित काव्यम कहकर जो है कविता की परिभाषा दी है। जयदेव का जो है समय 13वीं सदी है के उत्तरार्ध स्वीकार किया गया। जयदेव का समय कब? 13वीं सदी के उत्तरार्ध स्वीकार किया गया है। और एक मिनट, हाँ, जयदेव ने जो है चंद्रालोक के नामक जो है अलंकार शास्त्र की रचना की। तो जयदेव ने क्या की? अलंकार
शास्त्र की रचना की है। चंद्रलोक नामक जो है अलंकार शास्त्र की रचना की। जयदेव जो है साहित्य के क्षेत्र में जो है पीयूष वर्ष तथा जो है न्याय के जो है क्षेत्र में जो है पक्षधर उपाधि से प्रख्यात थे। तो क्या कहते हैं, जयदेव जो है साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष तथा जो है न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि से विख्यात थे। अप्पय दीक्षित दक्षिण भारत के जो है प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे। उनका जो है समय 16वीं सदी के उत्तरार्ध माना जाता है। अप्पय दीक्षित का समय कब माना जाता है? 16वीं सदी का जो है उत्तरार्ध माना जाता है अप्पय दीक्षित का। लेकिन अप्पय दीक्षित ने जो है वृत्ति वार्तिक चित्र मीमांसा एवं कुवलयानंद नामक ग्रंथ की रचना की है। अप्पय दीक्षित ने जो है वृत्ति वार्तिक चित्र मीमांसा तथा जो है कुवलयानंद नामक के जो ग्रंथ की रचना की है। जब अगला प्रश्न है, जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए में कौन सा शब्द शक्ति है? अविधा, अविधा लक्षणा, संयुक्त अविधा व्यंजना। तो आपको पता ही है जो है जब शेर आया है तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा, लक्षणा हो जाएगा। डायरेक्ट जो है व्यक्त नहीं हो रहा है, अविधा से डायरेक्ट पता ही ना चलता है। शेर आया और जो है गीदड़ भाग गया। तो जब शेर आया तो युद्ध के क्षेत्र से जो है गीदड़ भाग गए, वाक्य में जो है लक्षणा शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति जो है अभिप्राय जो है शब्द अपना जो है एक निश्चित अर्थ नहीं रखते। शब्दों का जो अलग अलग संदर्भों में जो है जब प्रयोग किया जाता है तो उसके जो है अलग अलग अर्थ निकलते हैं। इस प्रकार जो अलग अर्थ का ज्ञान कराने वाले शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। मतलब अलग अलग जगह पे जो है शब्द अलग अलग अर्थ का प्रयोग जब करते हैं तो उसको जो है क्या कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, शब्द जब अपना एक निर्धारित अर्थ नहीं रखता है, कोई निर्धारित अर्थ ना है, जब उसको प्रयोग करते हैं ना अलग अलग संदर्भ में तो उसका अलग अलग अर्थ निकलता है। इस अलग अर्थ का ज्ञान करने को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं, अविधा, लक्षणा और व्यंजना शक्ति। काव्य के जो है कविता तो कवि की आत्मा का जो है आलोक है, इसके जो है हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का जो है अवलंबन लेकर जो है फूट पड़ती है। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, नरेश मेहता, रामधारी सिंह दिनकर, कुंवर सिंह। तो ये सही है, रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं। क्या कहते हैं? कविता तो कवि के जो है आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं। काव्य आत्मा की जो है संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका जो है संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी रचनात्मक ज्ञान धारा है, जयशंकर प्रसाद कहते हैं। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है अभिव्यंजनावाद का जो है विरोध किया है। तो पश्चिमी सिद्धांत है या अस्तित्व आनंद की जो है प्रक्रिया है, या संगीत से संबंधित है, या कला रचना के अनेक स्तर मानता है, या कलावाद के बढ़ावा देता है। तो यह कलावाद को बढ़ावा देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है अभिव्यंजनावाद को जो है विरोध किया और यह कलावाद को बढ़ावा देता, कलावाद को क्या देता है? बढ़ावा देता है। और अभिव्यंजनावाद के जनक के पाश्चात्य काव्यशास्त्री क्रोचे हैं। अभिव्यंजनावाद के जो है ना पाश्चात्य जनक कौन है? पाश्चात्य काव्यशास्त्री क्रोचे हैं। अभिव्यंजनावाद क्रोचे, और क्रोचे जो है अभिव्यंजना को जो है आत्मीय क्रिया मानते हैं। अभिव्यंजनावाद को क्या कहते हैं?
आत्म क्रिया मानते हैं। कौन? क्रोचे। क्रोचे ने जो है व्यंजनावाद्य के जो है कला निर्माण के जो है निम्न चरण मानते हैं। संस्कार क्या होगा? पहला संस्कार, अभिव्यंजना, सौंदर्यमूलक आनंद, सौंदर्यमूलक आनंद, सौंदर्य का जो है ध्वनि, गति, रेखा, रंग आदि में जो है रूपांतरण। अगला है प्रश्न, काव्य हेतु प्रतिभा के लिए जो है निम्न आचार्य ने जो है शक्ति शब्द का जो है प्रयोग किया है। भामह, दंडी, रुद्रट या मम्मट। तो ये मम्मट है। मम्मट क्या कहते हैं? काव्य हेतु जो है प्रतिभा के लिए जो है आचार्य मम्मट ने जो है शक्ति शब्द का जो है प्रयोग किया है। और काव्य के जो है 3 हेतु माने जाते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। याद रखिएगा, काव्य के जो है 3 हेतु माने जाते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। काव्य हेतु के बदले जो काव्यांग शब्द का जो है प्रयोग वामन ने किया है उसे काव्य हेतु किसी कवि की वह शक्ति है जिससे वह काव्य रचना में जो है सामर्थ्य होता है। इसके अंतर्गत काव्य सृजन की जो है विविध प्रक्रियाओं का विवेचन किया जाता है। काव्य हेतु में जो है हेतु का अर्थ कारण है। हेतु का अर्थ क्या है? कारण होता है। आचार्य भामह ने जो है भी प्रतिभा को जो है को ही काव्य हेतु माना है। तो आचार्य वामन ने जो है किसको माना है? प्रतिभा को क्या माना है? काव्य हेतु माना है। तथा दंडी ने जो है नैसर्गिक के जो है प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। याद रखिएगा, काव्य हेतु में जो है काव्य हेतु में हेतु का अर्थ कारण होता है। काव्य हेतु में हेतु का अर्थ कारण होता है। आचार्य भामह ने भी जो है प्रतिभा को जो है क्या माना है? काव्य हेतु माना है। भामह ने जो है प्रतिभा को क्या माना है? काव्य हेतु माना है। और दंडी ने जो है नैसर्गिक के प्रतिभा को जो है काव्य हेतु माना है। दंडी ने नैसर्गिक के प्रतिभा को काव्य हेतु माना है, जबकि रुद्रट के अनुसार जो है काव्य के जो है 3 हेतु हैं। रुद्रट के अनुसार जो है काव्य के 3 हेतु हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इन्होंने जो है प्रतिभा के 2 भेद किए हैं, सहजा या उत्पदा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, गुण का संबंध जो है किस सिद्धांत से है? ध्वनि, रीति, रस, अलंकार। गुण का संबंध किस सिद्धांत से? ध्वनि, रीति, रस या अलंकार? तो इसका सही आंसर है अलंकार से है। गुण का संबंध रीति सिद्धांत से है। किससे है? रीति सिद्धांत से है। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आचार्य वामन है। आचार्य वामन ने जो है रीति को जो है काव्य की आत्मा माने हैं। रीतिरात्मा काव्यस्य। इन्होंने गुण तथा अलंकार का जो है परस्पर विभेद करते हुए जो है तथा गुण को जो है अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। गुण को क्या किया है? अलंकार की अपेक्षा जो अधिक महत्व दिया है। आचार्य वामन ने जो है वैदर्भी, गौड़ी और जो है तथा पंचाली, इन 3 रीतियों का जो है कल्पना किया है। वामन ने कौन कौन रीति की कल्पना किया है? आचार्य वामन ने जो है वैदर्भी, गौड़ी और पंचाली रीति का जो है कल्पना किया है। आचार्य वामन ने जो है 10 प्रकार के गुण बताए हैं। शब्द तथा अर्थ को जो है उभयघात मानकर जो है 20 प्रकार के गुणों की कल्पना की है। आचार्य वामन ने जो है 10 प्रकार के गुण बताए हैं, लेकिन शब्द और अर्थ को उभयगत मान करके जो है 20 प्रकार के गुणों की कल्पना की है। कौन? वामन ने। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है। रस सिद्धांत की स्थापना आचार्य भरत मुनि ने की थी। रस सिद्धांत की स्थापना किसने? भरत मुनि ने की थी। वहीं अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भामह हैं। अलंकार
संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भामह हैं। अगला है प्रश्न 129 नंबर। उषा सुनहले तीर बरसाती, उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी, उधर पराजित काल रात्रि भी, जय जल में जो है अंतर निहित हुई, उसमें जो है काल रात्रि कहाँ, जल में अंतर निहित हुई। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में जो है कौन सी जो है शब्द शक्ति है? अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, इनमें से सभी। तो इसमें सभी तो होगा ही नहीं, क्या हो जाएगा? लक्षणा सभी। अभिधा व्यंजना ना होगा, लक्षणा है, क्योंकि देखिए उपर्युक्त पंक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति है। प्रक्रिया या पद्धति के आधार पर शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। लक्षणा शब्द शक्ति जो है अभिधा के जो है सामनार्थ हो जाने पर जो है जिस शक्ति का जो है माध्यम से शब्द का अर्थ बोध हो उसे जो है लक्षणा कहते हैं। लक्षणा के लिए 3 शर्तें हैं। मुख्यार्थ का बाधा होना, लक्षणा के लिए क्या 3 शर्त हैं? मुख्यार्थ का क्या होना? बाधा होना, और जो है मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ ये दोनों का जो है में संबंध एवं रूढ़ि का प्रयोजन, रूढ़ि या प्रयोजन, मतलब कुछ ऐसा शब्द है जिसका जो अर्थ बिना जो है ना चलेगा पता, तो वो हो जाएगा, तो वो लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगा, मतलब रूढ़ शब्द हो जाता है ना। जैसे अभिधा से जो है मुख्यार्थ का जो है बोध होता है, अभिधा से डायरेक्ट जो बोले मुख्यार्थ, तथा व्यंजना से जो है ना मुख्यार्थ का बोध हो ना ही लक्ष्यार्थ का बोध, बल्कि जो है व्यंग्यार्थ का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंग्यार्थ का बोध होता है तो व्यंजना, लक्षणा का भी लक्षणार्थ का भी ना बोध हो। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में जो है रसवादी आचार्य राजशेखर या नागेंद्र या आनंदवर्धन या क्षेमेंद्र हैं। रसवादी आचार्य, हिंदी साहित्य में जो है रसवादी आचार्य के रूप में जो है, देखिए हम जो है ये सीरीज चला रहे हैं, टोटल 50 प्रश्न का सीरीज चलाएंगे। इससे जो है आप एक साथ जो है 50 प्रश्न का जो पढ़ चुके हैं उसका जो है प्रैक्टिस हो जाएगा, और जो ना पढ़े हैं उसका रिवीजन, मतलब जो है एक नए स्तर से आप नए प्रश्न को सीख पाएंगे। इसलिए जो है यदि हम कम पढ़ते हैं तो फिर जो है जल्दी ख़त्म भी ना होगा, और जो है आप को जो है 50 का श्रृंखला रहेगा तो आपको भी आसान होगा इसे पढ़ना। तो 30 प्रश्न और 20 प्रश्न हम पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग जुड़े रहें, धैर्यपूर्वक जुड़े रहें। जो समय देंगे उसका जो है क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में सॉल्व होगा, और जो उन्हें जॉब मिलेगा। जो सोचेंगे कि 1 घंटा हो गया अब ना पढ़ना है, तो फिर उसका तो फिर भगवान ही मालिक है। चलिए, हिंदी साहित्य में जो है रसवादी आचार्य तथा आचार्य डॉक्टर नागेंद्र हैं, और भरत मुनि विभाव अनुभाव व्यभिचारी है ना, संयोगार्ध निष्पत्ति है ना, ये भरत मुनि का जो है सूत्र है। रसवादी आचार्य में जो है भरत मुनि, अभिनव गुप्त, मम्मट व जो है राजा जगन्नाथ और विश्वनाथ, क्षेमेंद्र, भोजराज और रामचंद्र शुक्ल आदि आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 1 मिनट, कुछ पीछे से आवाज़ आ रहा था इसलिए रुक गए थे। तो भरत मुनि के अनुसार तो ये देख लिए। 131 नंबर प्रश्न देखिएगा। काव्य दोष का जो है लक्षण बताने वाले जो है आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है, कौन सी कथन है उनका विश्वनाथ का काव्य दोष के संबंध में है? गुण विपर्यायात्मक दोषो, रसापकर्षकाः दोषो, मुख्यार्थ हतिर दोषः, उद्वेगजन्यार्को दोषः। देखिए इसका सही आंसर क्या है? इसका बी नंबर सही आंसर है,
काव्य दोष के लक्षण बताने वाले आचार्य विश्वनाथ की जो है उक्ति रसापकर्षा का दोष है। दोष का शब्द शक्ति अर्थ है और जो है क्या कहते हैं गुण का जो है अभाव, जिसके कारण जो है काव्य में जो है रसास्वादन में बाधा उत्पन्न होती है, उसे व्यवधान होता है, उसे काव्य दोष कहते हैं। भारत मुनि ने नाट्यशास्त्र में लिखा है कि ऐसी दोषावस्तु विज्ञेयाः सूर्य भी नाट्यकास्य एत एव विपर्यास्तः गुणः काव्येषु कीर्तिता। संस्कृत शब्द है, थोड़ा सा लग जाता है समय। अर्थात जो काव्य की कीर्ति में हानि उत्पन्न करे वह काव्य दोष है। क्या कहते हैं, इसका अर्थ है जो काव्य के कीर्ति में हानि उत्पन्न करे उसे काव्य दोष है। आचार्य वामन ने जो है काव्य सौंदर्यक्षेप हेतवः काव्य त्यागाय दोषा ज्ञानव्यः, अर्थात काव्य दोष वे तत्व हैं जो काव्य के सौंदर्य की जो है हानि करते हैं। आचार्य दंडी ने जो है दोष को जो है काव्य विफलता का कारण बताते हैं। आचार्य दंडी ने जो है काव्य को जो है क्या बोला है, काव्य दोष को काव्य विफलता का कारण बताया है। आचार्य भामन ने जो है दोष के लिए जो है कुकर्तृत्व शब्द का जो है प्रयोग करते हैं। भामन ने क्या करते हैं, दोष के लिए कुकर्तृत्व शब्द का प्रयोग करते हैं और कहा है कुकर्तृत्व साक्षात मृत्यु है। आचार्य मम्मट ने जो है मुख्यार्थ हति दोषः, अर्थात जो मुख्य अर्थ का जो अपकर्ष करे वह दोष है। 132 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है माधुर्य गुण का जो है उदाहरण नहीं है। विवर्ती सुन लो हे भगवान, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। दूसरा पंक्ति है मंद मंद मुरली बजावत अधर धड़े मंद मंद निकसियो, मुकुंद मधुवन ते नील सरोरुह श्याम अरुण वाणिज नयन, करहूँ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। चौथी पंक्ति है माधुर्य मधुमय वसंत जीवन वन के वह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए तुम चुपके से, रजनी के पिछले पहरों में। तो इसका सही आंसर पहला है, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। माधुर्य गुण के उदाहरण नहीं है, जबकि बाद की जो है जिस प्रकार माधुर्य गुण का उदाहरण है, जिस प्रकार किसी मनुष्य के जो है बाह्य रूप उसकी जो है चाल ढाल तथा जो है व्यवहार को देखते हुए उसके गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है, उसी प्रकार कविता के जो है बाह्य स्वरूप को देख कर काव्य गुणों का जो है प्रतीति होती है, जिसके माध्यम से उसे पकड़ सकते हैं। माधुर्य गुण, माधुर्य का जो है आशय चित्त को जो है द्रवित कर देने वाले जो है भावों, ये कानों को जो है प्रिय संगीत के जो है समान माधुर्य ध्वनि वाले पद होते हैं। इसमें जो है कटु वर्ण जो है ट ठ ड ढ ज फ ज भ छ त्र य स्र का जो है अभाव होता है। ये सब कटु शब्द है। कौन कौन? ट ठ ड ढ ज फ ज भ अक्षत्र ज्ञ और स्र का जो है अभाव होता है। इससे पकड़ सकते हैं आप, ये माधुर्य गुण है। यह प्रायः जो है श्रृंगार, करुण, शांत और हास्य
रसों की जो है मिलकर बना होता है। कौन कौन? श्रृंगार, करुण, शांत और हास्य रसों से मिलकर बना होता है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो अर्थात जो है ओज गुण देखिएगा, जहाँ कविता को जो है पढ़कर ओज अर्थात जो जोश और जो उत्साह का जो है भाव जागृत हो, वीर रस का संचार हो, वहाँ ओज गुण होता है। ओज गुण में जो है कठोर वर्ण है ना, ओज में क्या होता है? कठोर वर्ण होता है। तो वो वाला ट, ठ, ड, ढ, ज, भ, छ, अक्ष, तर, ज्ञ और स्र और है ना री, ये सब का प्रयोग होगा। तो ये सब कठोर वर्ण है, इसका प्रयोग हो तो आप बताइए ओज गुण है। संयुक्त वर्ण और द्वितीय वर्ण, संयुक्त वर्ण मतलब दो वर्ण जुड़ा हुआ होगा, और द्वितीय वर्ण और अनुप्रासांगिक के पद प्राधान्य होते हैं। और जो है क्या होता है, एक मिनट इसका लाइट कैसे करें, हाँ, अनुप्रासंगिक के पद जो है क्या होता है? प्रधान होता है। हे हे अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, हो रहा निशा का ज्ञान स्पर्ध है पवन चार। तो इसमें कौन सा है? ओज गुण है। अब जो है प्रसाद गुण के बारे में जानिए। जिस गुणों के शून्य मात्र से अर्ध की मतलब अर्ध की प्रतीति होने लगे, अर्थात जहाँ पर जो है अत्यंत स्वच्छ सहज ग्रहणा रचना हो, वहाँ प्रसाद गुण होता है, जिसमें माधुर्य और ओज गुण दोनों का प्रभाव पड़ता है। जिसमें माधुर्य और ओज गुण दोनों रहते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रसाद गुण कहते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तही तैसी, ये भी याद रखिएगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, ये जो है इसमें प्रसाद गुण है। तो अगला प्रश्न है, विभाव के जो है कितने प्रकार होते हैं? 2, 4, 5, 8। तो विभाव के 2 प्रकार होते हैं, जो व्यक्ति पदार्थ अथवा ब्रह्म विकार अन्य व्यक्ति के जो है हृदय में जो है भावोद्वेग करता है, उस कारणों को जो है विभाव कहा जाता है। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन वह है जिसके द्वारा जो है आश्रय या पात्र के जो है हृदय में कोई भाव स्थिर हो, वो आलंबन है। और जैसे जो है नायक के जो है लिए नायिका और नायिका के लिए जो है नायक के उद्दीपन वहाँ है जिसमें आलंबन के प्रति जो है स्थित भाव उद्दीपन और उत्तेजित हो। ये थोड़ा आगे अच्छे से समझ में आएगा 1-2 प्रश्न इस तरह के आने के बाद, है ना। जब अर्थ का जो है ग्रहण अविधा से ना हो, मतलब डायरेक्ट बोल के जो है अविधा से अर्थ ग्रहण ना हो, किंतु उससे जो है संबंधित हो, अर्थ ग्रहण करने वाले शब्द शक्ति को कहते हैं व्यंजना या ध्वनि, लक्षणा या अविधा मूला। तो अविधा से ना हो तो अर्थात क्या हो जाएगा? तो लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। तो जब अर्थ ग्रहण अविधा से ना हो किंतु उसके संबंध हो, अर्थात अर्थ ग्रहण करने वाले जो है शब्द शक्ति को जो है लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। वे वाक्य जिनका जो है साधारणतः जो है शाब्दिक अर्थ और भावार्थ समान हो तो उसे अविधा शब्द शक्ति कहते हैं। जिसका जो है ना जिस शब्द का जो है जीव शब्द शक्ति का जो है अविधा शब्द शक्ति कहते हैं। किसको? वे सब वाक्य जिसका जो है साधारणतः शाब्दिक अर्थ और जो है भावार्थ सामान्य हो तो उसे अविधा शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति वहाँ युक्त होता है जहाँ वाक्य के जो है साधारण
होता है, लेकिन जो है उसका प्रत्येक पाठक अथवा श्रोता के लिए जो है अपना अपना भिन्न अर्थ होता है। स्पष्ट है कि शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति। औचित्य के जो है आधार पर जो है होता है सामर्थ्य, निर्णय, निधि निर्णय, अर्थ निर्णय और उपर्युक्त सभी। तो इसका सही है अर्थ निर्णय। औचित्य के आधार पर जो अर्थ निर्णय होता है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं। इनका जो है ग्रंथ औचित्य विचार्य चर्चा है। इन्होंने जो है औचित्य को जो है रस का प्राण माना है। औचित्य को क्या माना? रस का प्राण माना। इसमें से कौन सा शब्द शक्ति के जो है भेद नहीं है? व्यंजना, करुणा, अभिधा और जो है लक्षणा। तो इसका जो है सही आंसर है करुणा। करुणा शब्द शक्ति का जो है भेद नहीं है, जबकि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों शब्द शक्ति के भेद हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों जो शब्द शक्ति के भेद हैं, लेकिन करुणा नहीं है। अभिधा किसे कहते हैं? शब्द के जो है मुख्य अर्थ का बोध कराने वाले शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा मुख्यार्थ का जो है बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन से जो है जिस शक्ति या अर्थ ग्रहण्य होता है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति जब अभिधा, लक्षणा तद्वारा जो है अर्थ ग्रहण नहीं होता तो उस शब्द शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थ की प्रतीत होता है उस शब्द शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। ये बीपीएससी में अक्सर पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना एक प्रश्न यहाँ से बन ही जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है कृति I.A. रिचर्ड की नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिज्म, द फिलोसफी ऑफ रेटरिक, द फिलोसफी ऑफ रेटरिक, कल्चर एंड अनार्की, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग। ये 4 ऑप्शन हो गए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। कल्चर एंड अनार्की कृति I.A. रिचर्ड की नहीं है। कल्चर एंड अनार्की 1869 की है। मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना है। किसकी है? मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना है। जबकि द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिज्म 1924 ईस्वी का है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिज्म कब का है? 1924 का है। और प्रैक्टिकल क्रिटिज्म 1929 का है। 1929 का है प्रैक्टिकल क्रिटिज्म। और है साइंस एंड पोइट्री, ये 1926 का है। द फिलोसफी ऑफ रेटरिक 1936 का है। इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग आदि इन I.A. रिचर्ड 1893 में I.A. रिचर्ड का जन्म हुआ है। 1893 में इसकी आदि I.A. रिचर्ड 1893 की रचना है। अच्छा नहीं, देखिए ये सब रचना जो है किसकी है? रिचर्ड की है। तो रिचर्ड का जन्म 1893 में और निधन हुआ 1979 में। और इसकी रचना एक बार फिर से देख लीजिएगा। कल्चर एंड अनार्की 1869 मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना है। कल्चर एंड अनार्की किसकी है? ये देख लीजिए मैथ्यू अर्नाल्ड की है। लेकिन जो है रिचर्ड की कौन कौन सी रचना है? प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिज्म 1924 रिचर्ड की है। प्रैक्टिकल क्रिटिज्म 1929 ये भी रिचर्ड की है। साइंस एंड
पोएट्री 1926 रिचर्ड की है। उसके बाद देखिए द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक, ये 1936, ये भी रिचर्ड की है। आई इंटरप्रेसेस इन टीचिंग, ये भी जो है रिचर्ड की रचना है। और रिचर्ड का जन्म कब हो गया? 1893 ईस्वी में हो गया। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने जो है वर्ण सौंदर्य को भी जो है अलंकारों से बढ़कर माना है? भामह, दंडी, रुद्रट या आनंदवर्धन? तो इसका आंसर है भामह ने, जो आचार्य भामह ने जो है वर्ण सौंदर्य को भी सभी अलंकारों से जो है बढ़कर माना है। भामह जो है अलंकार्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनके ग्रंथ का नाम है जो है काव्य अलंकार्य है। दंडी के जो है काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है जो है काव्य दर्श है। आनंदवर्धन ने जो है ध्वनि संप्रदाय के जो है प्रतिपादन किया है। इसके जो है ग्रंथ का नाम जो है ध्वन्यालोक है। शब्दार्थो सहितो काव्याम, अर्थात काव्य के जो है यह परिभाषा किसने दी थी? भामह, विश्वनाथ और मम्मट या भरत मुनि? तो इसके सही आंसर है कि भामह ने दिया था शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम में जो है यह परिभाषा जो है भामह ने दिया था। और कहते हैं काव्य अलंकार नामक के ग्रंथ की रचना की थी, जो 6 परिच्छेदों में जो है विभक्त है। शेष ने काव्य लक्षण का जो है प्रकार बताया है। मम्मट जो है लिखते हैं तद दोषो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुनः कवपि। और विश्वनाथ कहते हैं काव्यम में रसात्मक काव्यम। तो 140 नंबर प्रश्न है, कौन से आचार्य ने जो है चतुर्वर्ग की जो है प्राप्ति को जो है काव्य का जो है प्रयोजन माना है? भामह, वामन, आनंदवर्धन या कुंतक? तो भामह कहते हैं, आचार्य भामह ने कहा था कि चतुर्वर्ग की प्राप्ति के लिए को काव्य का जो है प्रयोजन माना है। इसके अन्य काव्य प्रयोजन चतुर्वर्ग, फल प्राप्ति, कीर्ति, सकल कला, ज्ञान प्राप्ति। आचार्य वामन ने जो है काव्य प्रयोजन, कीर्ति और ये जो है प्रीति को माना, तथा आनंदवर्धन ने काव्य प्रयोजन विनयमुखीकरण प्रीति को माना। और आचार्य कुंतक ने जो है काव्य प्रयोजन, चतुर्वर्गीय फल प्राप्ति, जया संपत्ति, उपदेश, परमानंद, यश को माना है। अगला प्रश्न है, आचार्य दंडी ने जो है काव्य हेतु किसे माना है? निपुणता या प्रतिभा, जीवनेच्छा या प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, अभ्यास? तो इसका सही आंसर है प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास। आचार्य दंडी ने जो है काव्य हेतु जो है प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, अभ्यास को माना है। इनके जो है काव्य सृजन का जो है प्रचलित श्लोक है, नैसर्गिकी च प्रतिभा सुरतंग च बहु निर्मलम अमृतस्वी योगस्याः कारणम काव्य संपादतः। कविता। अगला प्रश्न है कविता। अब बहुत कम ही प्रश्न है, 8-9 प्रश्न है। कविता मनुष्य को जो है स्वार्थ संबंधों को जो है संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह काव्य कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास या नागेंद्र का? तो ये सही आंसर है इसका। तो ये जो है किसका है कथन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो है कविता मनुष्य के जो है स्वार्थ संबंधों को जो है संकुचित घेरे से जो है ऊपर उठाती है। कविता के संदर्भ में जो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है, अर्थात जिसकी जो है छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक
अर्थ में कविता है। नाट्यशास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम। भाव प्रकाश 10 रूपक के नाट्य दर्पण अभिनव भारती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिनव भारती 10 रूपक नाट्य दर्शन और भाव प्रकाश। तो अभिनव भारती जो है 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध अभिनव गुप्त का है और 10 रूपक जो है 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखा धनंजय का है। नाट्य दर्पण जो है 12वीं शताब्दी में लिखा है रामचंद्र गुणचंद्र का है। भाव प्रकाश जो है 13वीं शताब्दी का है शारदा तनये का है। अभिनव भारती का है 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा अभिनव गुप्त रचनाकार हैं। अभिनव भारती ग्रंथ है, रचनाकार कौन है? अभिनव गुप्त। वहीं जो है 10 रूपक जो है 11 में लिखा है, 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखा है धनंजय का है। नाट्य दर्पण जो है 12वीं शताब्दी का है रामचंद्र गुणचंद्र का है। भाव प्रकाश हो गया किसका? 13वीं शताब्दी शारदा तनया का है। 44 नंबर प्रश्न है वक्रोक्ति के जो है विरोध आचार्य कौन है? भामह, रुद्रट, मम्मट या विश्वनाथ। वक्रोक्ति विरोधी आचार्य विश्वनाथ हैं। विश्वनाथ ने जो है कुंतक के जो है सिद्धांतों का जो है खंडन किया है। विश्वनाथ द्वारा रचित जो है ग्रंथ साहित्य दर्पण है, जबकि भामह ने जो है काव्य अलंकार एवं रुद्रट ने जो है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति तथा मम्मट ने जो है काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। अगला प्रश्न है अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक प्लूटो, क्रोचो या अरस्तु या मार्क्सवाद। तो इसके क्रोचे, अभिव्यंजनावाद क्रोचे हैं। प्रत्ययवाद जो है प्लूटो है। प्रत्ययवाद प्लूटो, अनुकृति एवं विरेचन त्रासदी का सिद्धांत अरस्तु ने दिया था। मार्क्सवाद या प्रगतिवाद जो है कार्ल मार्क्स का है। किस पाश्चात्य जो है आलोचक ने जो है हमारे मूल्यांकन संबंधित जो है धारणाओं का जो है संबंध मानसिक उद्वेगों को से माना है? इलियट, क्रोचे, अरस्तु या I.A. रिचर्ड ने। तो इसका I.A. रिचर्ड ने जो है हमारी मूल्यांकन संबंधित धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेगों से माना है। रिचर्ड ने आलोचना के जो है 2 मूलधारा सिद्धांत बताए हैं। मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत है। गलत कथन कौन सा है? कविता के जो है अनजानी दुनिया का जो है सबसे पहला उपकरण है शब्द। बिंब अमूर्त विषय को जो है साकार करते हैं। मुक्त छंद में भी जो है अर्थ की जो है लय होती है। कविता में जो है शब्दों का जो है पर्याय होती है। तो इसका गलत वाला कथन कौन सा हो जाएगा? तो D नंबर हो जाएगा। कविता के जो है शब्दों में पर्याय होते हैं, ये गलत है। कविता के जो संबंध में ये गलत कथन है। तो सही कौन है? कविता के जो है अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण शब्द है। मुक्त छंद में भी जो है अर्थ की लय होती है। मुक्त छंद में भी अर्थ की लय होती है। बिंब अमूर्त विषय को साकार करते हैं। अब देखिए बिंब के अनिवार्य तत्व देखिए, विवरणात्मकता और जो है कल्पना और सपाट बयानी इंद्रियता। तो ये हो जाएगा B और D नंबर। विवर्त्यात्मकता और इंद्रियता, तो ये जो है कल्पना और इंद्रियता बिंब के अनिवार्य तत्व हैं। बिंब शब्द अंग्रेजी के जो है इमेज शब्द का जो है हिंदी रूपांतरण है। इसका जो है अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर जो है निर्मित होता है। बिंब पदार्थ नहीं बल्कि उसकी जो है प्रकृति या जो है प्रतिछवि है, सृष्टि नहीं, पूर्ण सृष्टि है। डॉक्टर नागेंद्र ने के अनुसार काव्य बिंब शब्द के माध्यम
से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस्य छवि है जिसके मूल्य में जो है भाव प्रेरणा होती है। बिंब के जो है मूलतः 3 तत्व होते हैं, कल्पना, भाव और इंद्रियता। अगला प्रश्न है, औचित्य के आधार पर होता है सामनार्थ निर्माण, सन्निर्णय निर्णय या अर्थ निर्णय या उपर्युक्त सभी। सही आंसर है उपर्युक्त सभी। औचित्य के आधार पर जो है सामर्थ्य निर्णय, सन्निधि निर्णय और जो है अर्थ निर्णय अर्थात उपर्युक्त सभी। लास्ट प्रश्न है आज का, साधारणीकरण के विषय में कौन सा कथन सत्य है? साधारणीकरण जो है रसास्वादन के बाद की प्रक्रिया है। साधारणीकरण आलंबनात्मक धर्म का होता है। साधारणीकरण के लिए जो है भोज तत्व व्यापार अनिवार्य है। साधारणीकरण के बिना जो है भी रसानुभूति संभव है। इसका सही आंसर है सी नंबर, बी और सी। तो बी देख लिए, साधारणीकरण जो है आलंबनात्मक धर्म का होता है और जो है साधारणीकरण के लिए जो है भोजत्व का व्यापार अनिवार्य है। चलिए एक प्रश्न और रह गया तो इसको भी कंप्लीट ही कर लेते हैं, ये पेज पूरा हो जाएगा। तदो दोषो शब्दार्थो सगुण वनलंकृति पुनः काव्यापी, यह काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित किया गया था? पंडित राज जगन्नाथ, मम्मट, दंडी या महिर भट्ट? तो इसका सही आंसर है मम्मट के द्वारा। दिया गया काव्य लक्षण जो है तदो दोषो शब्दार्थो सगुण अलंकृति पुनः काव्यपि, आचार्य मम्मट द्वारा जो है, जबकि पंडित राज जगन्नाथ का काव्य लक्षण रमणीयत्यार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम में, दंडी का जो है काव्य लक्षण शरीर तावदृष्टि काव्य व्यक्षिदना पदावली आदि है। आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार के जो है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र की जो है आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिसके द्वारा जो है आप लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका यही होगा कि आगे का वीडियो आपको इसी श्रृंखला में मिल जाएगा। और इसके पीछे वाले वीडियो आप ना देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम निबंध भी पढ़ लिए हैं और उपन्यास का जो है 2 वीडियो अपलोड हो चुका है और नाट्य विधा का भी जो है हम वीडियो पढ़ ही रहे हैं। नाट्य विधा खत्म हो चुका है और जो है नेट जीआरएफ का जो तैयारी करते हैं या बीपीएससी टीजीटी किसी का भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, उसके लिए भी जो है हम एक श्रृंखला चलाए हैं नेट जीआरएफ की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2004 का सॉल्व कर चुके हैं, 5 का सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग जुड़ करके जो है अपनी जो है नॉलेज का आकलन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।